नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक की असली कहानी क्या थी? हम सब ने उसका नाम सुना है, फिल्मों में उसे देखा है और कहानियों में उसके बारे में जाना है। एक ऐसी रानी जिसकी सुंदरता के चर्चे आज भी होते हैं। एक ऐसी मोहिनी जिसने दुनिया के दो सबसे ताकतवर इंसानों जूलियस सीजर और मार्क एंटनी को अपने प्रेम में झुका दिया। वो नाम है क्लियोपैट्रा। लेकिन क्या क्लियोपैट्रा की कहानी सिर्फ सुंदरता और प्रेम की कहानी है, या फिर ये एक बहुत ही बुद्धिमान, एक बहुत ही साहसी और एक बहुत ही क्रूर राजनेता की कहानी है जिसने एक मरते हुए साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी आखिरी सांस तक युद्ध लड़ी? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि क्लियोपैट्रा की सुंदरता उसका सबसे विशाल हथियार थी ही नहीं? उसका असली हथियार था उसका दिमाग, उसकी भाषा पर पकड़ और उसकी राजनीतिक समझ। ये कहानी है मिस्र की आखिरी फ़ेरो की, एक ऐसी ग्रीक रानी की जिसने अपनी लोगों के लिए उनकी भाषा सीखी और उनका दिल जीता। ये कहानी है एक माँ की जो अपने बेटे के भविष्य के लिए दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्य से टकरा गई। ये हमें सिखाती है कि कैसे एक महिला पुरुषों की दुनिया में अपनी बुद्धि और अपने आकर्षण को एक घातक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। क्या आप तैयार हैं उस असली क्लियोपैट्रा से मिलने के लिए, जो फिल्मों के पर्दे से कहीं ज्यादा जटिल, कहीं ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा प्रेरणादायक थी? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, नील नदी की बेटी, एक सांप के घोंसले में परवरिश। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 2000 साल पहले मिस्र के शानदार और भव्य शहर अलेक्जेंड्रिया में। ये शहर जिसे सिकंदर महान ने बसाया था, उस समय दुनिया का सबसे मुख्य ज्ञान, संस्कृति और व्यापार का केंद्र था। यहाँ दुनिया भर के लोग रहते थे और इसकी लाइब्रेरी दुनिया की सबसे विशाल लाइब्रेरी थी। इसी चमक दमक वाले शहर के शाही महल में 69 ईसा पूर्व में एक राजकुमारी का जन्म हुआ, क्लियोपैट्रा सप्तम। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्लियोपैट्रा, जैसा कि हम अक्सर सोचते हैं, मिस्र की मूल निवासी नहीं थी। वो टॉलमी वंश की थी, जो एक ग्रीक मैसेडोनियन राजवंश था। उनके पूर्वज टॉलमी प्रथम सिकंदर महान के ही एक जनरल थे, जिन्होंने सिकंदर की मृत्यु के बाद मिस्र पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो क्लियोपैट्रा की रगों में मिस्र का नहीं बल्कि ग्रीक खून दौड़ता था। लेकिन क्लियोपैट्रा अपने वंश के बाकी सभी शासकों से एक मामले में बिल्कुल अलग थी। उनके वंश ने लगभग 300 सालों तक मिस्र पर राज किया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी मिस्र की आम जनता की भाषा यानी इजिप्शियन भाषा को सीखने की जहमत नहीं उठाई थी। वे सब ग्रीक भाषा में ही बात करते थे और खुद को मिस्र के लोगों से ऊपर समझते थे। लेकिन क्लियोपैट्रा ने इस परंपरा को तोड़ा। वो एक असाधारण रूप से बुद्धिमान और जिज्ञासु युवती थी। कहा जाता है कि उन्हें 9 से भी ज्यादा भाषाएं आती थी और वे अपने वंश की पहली और एकमात्र शासक थी जिन्होंने इजिप्शियन भाषा सीखी। इस एक काम ने उन्हें मिस्र की आम जनता के दिलों के बहुत करीब ला दिया। उन्हें लगा कि ये रानी सच में उनकी अपनी रानी है। लेकिन जिस महल में क्लियोपैट्रा बड़ी हो रही थी, वो किसी सांप के घोंसले से कम नहीं था। टॉलमी वंश अपनी क्रूरता और अपने पारिवारिक षड्यंत्रों के लिए कुख्यात था। यहाँ सत्ता के लिए भाई बहन, पति पत्नी और यहाँ तक कि माता पिता और बच्चे भी एक दूसरे की हत्या करने से नहीं हिचकिचाते थे। सिंहासन पर बने रहने का मतलब था हर समय हर किसी पर, यहाँ तक कि अपने सगे भाई बहनों पर भी शक करना। क्लियोपैट्रा ने अपनी आंखों के सामने अपनी बहनों को मरते हुए या निर्वासित होते हुए देखा था। इसी माहौल ने उसे बचपन से ही एक बहुत ही कठोर, एक बहुत ही चतुर और एक बहुत ही निर्दयी राजनेता बना दिया था। उसने बहुत ही कम उम्र में ये सीख लिया था कि अगर जिंदा रहना है और राज करना है तो उसे किसी पर भी भरोसा नहीं करना है और सत्ता के इस खतरनाक खेल में पुरुषों से भी 2 कदम आगे रहना होगा। जब क्लियोपैट्रा 18 साल की हुई तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी वसीयत के अनुसार क्लियोपैट्रा को अपनी छोटी 10 साल के भाई टॉलमी 13 के साथ मिस्र की सहशासक बनाया गया और उस समय की प्रथा के अनुसार उसे अपने उसी छोटे भाई से शादी भी करनी हुई। लेकिन क्लियोपैट्रा किसी की सहशासक या किसी की पत्नी बनकर रहने के लिए पैदा नहीं हुई थी। वो एकमात्र शासक बनना चाहती थी। उन्होंने सिक्कों पर से अपने भाई का नाम हटवा दिया और अकेले ही शासन करने लगी। लेकिन महल के शक्तिशाली दरबारी, जो एक कमजोर बच्चे राजा को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते थे, उन्हें ये मजबूत और स्वतंत्र रानी पसंद नहीं आई।
उन्होंने क्लियोपेट्रा के खिलाफ साजिश रची और उसे महल से, अलेक्जेंड्रिया से और मिस्र से ही बाहर निकाल दिया। क्लियोपेट्रा अब एक निर्वासित रानी थी जिनकी जान खतरे में थी। कोई भी और साधारण युवती शायद हार मान लेती, लेकिन क्लियोपेट्रा साधारण नहीं थी। उन्होंने हार नहीं मानी। वे सीरिया गई और वहां उन्होंने अपनी एक किराए की सेना खड़ी करनी शुरू कर दी ताकि वे लड़कर अपना सिंहासन वापस हासिल कर सके। मिस्र अब एक गृह युद्ध के कगार पर था। एक तरफ था उसका छोटा भाई और उसकी शक्तिशाली संरक्षक, और दूसरी तरफ थी ये अकेली, साहसी और निर्वासित रानी। और तभी नियति ने अपना सबसे महत्वपूर्ण पासा फेंका। दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, रोम का महान जनरल जूलियस सीजर, मिस्र के तट पर आ पहुंचा। अब ये युद्ध सिर्फ भाई बहन की नहीं रह गई थी। ये एक ऐसे खेल की शुरुआत थी जिसमें पूरी दुनिया दांव पर लगने वाली थी। चैप्टर नंबर 2, कालीन में लिपटी किस्मत, जब एक रानी ने फेंका अपना सबसे महत्वपूर्ण पासा। क्लियोपेट्रा अपनी सेना के साथ मिस्र की सीमा पर इंतजार कर रही थी अपने भाई की सेना से लड़ने के लिए, लेकिन जूलियस सीजर के मिस्र आगमन ने पूरे खेल को बदल दिया। सीजर अपने दुश्मन पॉम्पी का पीछा करते हुए अलेक्जेंड्रिया आया था, लेकिन वहां उसे पॉम्पी का कटा हुआ सिर भेंट किया गया। सीजर को ये अपमानजनक लगा। उसने फैसला किया कि वो मिस्र में रुकेगा और इस भाई बहन के झगड़े में एक जज की भूमिका निभाएगा। क्लियोपेट्रा तुरंत समझ गई कि ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है, शायद आखिरी मौका। अगर वो किसी तरह सीजर को अपनी तरफ करने में कामयाब हो गई तो सिंहासन फिर से उनका हो सकता है। लेकिन एक बहुत अहम समस्या थी। शहर पर उसके भाई के सैनिकों का कब्जा था और वो किसी भी हालत में क्लियोपेट्रा को सीजर से मिलने नहीं देते। वो महल से मीलों दूर थी और उसके और सीजर के बीच एक पूरी दुश्मन सेना खड़ी थी। अब यहाँ हमें उस क्लियोपेट्रा की झलक मिलती है जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। एक ऐसी महिला जो अपनी बुद्धि और अपनी हिम्मत से किसी भी बाधा को पार कर सकती थी। उसने एक बहुत ही साहसिक, एक बहुत ही नाटकीय और एक बहुत ही जोखिम भरी योजना बनाई। उसने अपने एक वफादार नौकर को बुलाया और उसके साथ एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव में बैठकर रात के अंधेरे में दुश्मन के पहरे को धोखा देते हुए अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह तक पहुंची। लेकिन महल में कैसे घुसा जाए? हर दरवाजे पर पहरेदार थे। तब क्लियोपेट्रा ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। किंवदंती के अनुसार उसने खुद को एक मोटे शानदार कालीन में लपेटवा लिया। उसके नौकर ने उस कालीन को अपने कंधे पर उठाया, मानो वो सीजर के लिए कोई कीमती तोहफा ले जा रहा हो, और पहरेदारों को धोखा देते हुए सीधे सीजर के निजी कक्ष तक पहुंच गया। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। जूलियस सीजर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान, अपने कमरे में बैठा है और उसके सामने एक नौकर एक बड़ा सा कालीन का बंडल रखता है। सीजर शायद सोच रहा होगा कि ये कोई कीमती फारसी कालीन होगा, लेकिन जब वो बंडल खोला गया तो उसमें से कोई निर्जीव वस्तु नहीं, बल्कि मिस्र की 21 साल की खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी हुई रानी क्लियोपेट्रा निकले। ये किसी भी फिल्म के सीन से ज्यादा नाटकीय था। सीजर, जो खुद राजनीति और नाटक का एक बहुत महान प्लेयर था, क्लियोपेट्रा की इस हिम्मत, उसकी इस रचनात्मकता और उसकी इस दुस्साहस से तुरंत प्रभावित हुआ। उसने आज तक ऐसी कोई महिला नहीं देखी थी जो सत्ता के लिए इतना महत्वपूर्ण जोखिम उठाने को तैयार हो। उस एक ही पल में क्लियोपेट्रा ने सीजर को ये दिखा दिया था कि वो कोई साधारण मदद की गुहार लगाने वाली राजकुमारी नहीं, बल्कि वो खुद एक बहुत महान प्लेयर है। उस रात क्लियोपेट्रा ने सीजर के साथ अकेले में बात की और यहीं पर उसके दूसरे हथियार यानी उसके दिमाग और उसके बातों के जादू ने काम किया। वो सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थी। उसे इतिहास और राजनीति की गहरी समझ थी। उसने सीजर को अपनी कहानी सुनाई और उसे ये विश्वास दिलाया कि अगर वो क्लियोपेट्रा का समर्थन करता है तो उसे मिस्र की दौलत और मिस्र का समर्थन मिलेगा, जो उसे रोम में अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए चाहिए। सीजर, जो खुद एक पारखी इंसान था, क्लियोपेट्रा के अंदर की उस आग को, उस महत्वाकांक्षा को पहचान लिया। उसने फैसला कर लिया कि वो क्लियोपेट्रा का साथ देगा। ये सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन की शुरुआत नहीं थी, ये इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और सबसे शक्तिशाली प्रेम संबंधों में से एक की भी शुरुआत थी। 52 साल का वो अनुभवी रोमन जनरल उस 21 साल की युवा मिस्र की रानी के आकर्षण और बुद्धि के जाल में फंस चुका था। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो हमें कुछ नया, कुछ अलग सोचना होता है। क्लियोपेट्रा ने पारंपरिक तरीकों से लड़ने की बजाय एक ऐसी चाल चली जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।
उसने अपनी कमजोरी यानी एक महिला होने और अकेले होने को ही अपनी सबसे प्रमुख ताकत बना लिया। ये हमें सिखाता है कि अवसर का इंतजार नहीं करना चाहिए, अवसर बनाना होता है, और जब मौका आए तो उसे पकड़ने के लिए सबसे अधिक जोखिम उठाने से भी नहीं डरना चाहिए। चैप्टर नंबर 3, नील नदी में बहता सिंहासन, जब प्यार और राजनीति एक हुए। जब महल में ये खबर पहुंची कि क्लियोपैट्रा न सिर्फ शहर में घुस आई है बल्कि वो सीजर के साथ है, तो उसके भाई टोलेमी 13वें और उसके सलाहकारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे समझ गए कि अब खेल बदल चुका है। उन्होंने तुरंत अलेक्जेंड्रिया के लोगों को सीजर और इस विश्वासघाती रानी के खिलाफ भड़का दिया। अलेक्जेंड्रिया की सेना ने उस महल को घेर लिया जिसमें सीजर और क्लियोपैट्रा थे। कई महीनों तक अलेक्जेंड्रिया की सड़कों पर एक भीषण युद्ध चलता रहा जिसे अलेक्जेंड्रियन वॉर के नाम से जाना जाता है। सीजर, जिसके पास सिर्फ कुछ हजार सैनिक थे, उस शहर में ही फंस गया था। ये उसके जीवन की सबसे कठिन और सबसे खतरनाक युद्धों में से एक थी। एक समय पर तो उसे अपनी जान बचाने के लिए समंदर में कूदना पड़ा था, लेकिन अंततः रोम से और सेना आ गई और सीजर ने टोलेमी की सेना को निर्णायक रूप से हरा दिया। टोलेमी 13वां वो युवा फेरो नील नदी में डूबकर मर गया। अब क्लियोपैट्रा के रास्ते का सबसे विशाल कांटा निकल चुका था। सीजर ने उसे मिस्र के सिंहासन पर फिर से स्थापित कर दिया, लेकिन रोमन परंपरा के अनुसार वो एक अकेली महिला को शासक नहीं बना सकता था। इसीलिए क्लियोपैट्रा की शादी उसके और भी छोटे भाई टोलेमी 13वें से करवा दी गई और उन दोनों को मिस्र का संयुक्त शासक घोषित कर दिया गया। लेकिन हर कोई जानता था कि असली शक्ति किसके हाथ में है। असली शक्ति क्लियोपैट्रा के हाथ में थी, और क्लियोपैट्रा के पीछे खड़ा था रोम का सबसे शक्तिशाली इंसान, जूलियस सीजर। युद्ध खत्म होने के बाद सीजर कई महीनों तक मिस्र में ही रहा। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये प्यार था। सीजर और क्लियोपैट्रा ने एक साथ बहुत समय बिताया। वे नील नदी पर एक शानदार शाही नाव पर एक लंबी यात्रा पर भी गए। इस यात्रा के दौरान सीजर ने मिस्र की प्राचीन और भव्य सभ्यता को बहुत करीब से देखा, और क्लियोपैट्रा ने सीजर के मन में एक बहुत ही बड़ा सपना बो दिया। ये सपना था एक ऐसे विशाल एकीकृत साम्राज्य का जो पूरब और पश्चिम को जोड़ दे, जिसकी राजधानी शायद अलेक्जेंड्रिया हो और जिसका शासक हो सीजर और रानी हो क्लियोपैट्रा। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सपना था। इसी दौरान क्लियोपैट्रा ने सीजर के बच्चे को जन्म दिया, एक बेटे को। उसका नाम रखा गया टोलेमी सीजर, लेकिन दुनिया उसे सिजेरियन यानी छोटा सीजर के नाम से जानने लगी। क्लियोपैट्रा के लिए ये बच्चा सिर्फ प्यार की निशानी नहीं थी, ये उसका सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक ध्रुव का इक्का था। अब उसके पास एक ऐसा बेटा था जिसकी रगों में मिस्र के फेरों और रोम के सबसे महान जनरल दोनों का खून था। ये बच्चा भविष्य में इन दोनों महान साम्राज्यों को एक साथ लाने का एक जीवित प्रतीक हो सकता था। ये क्लियोपैट्रा की दूरदृष्टि को दिखाता है। वो सिर्फ अपने आज के बारे में नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोच रही थी। चैप्टर नंबर 4, जब रोम में आई एक मिस्र की रानी, एक सपने का टूटना। जब क्लियोपैट्रा अपने छोटे बेटे सिजेरियन के साथ रोम पहुंची तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। वो वहां एक हारी हुई रानी की तरह नहीं, बल्कि एक विजयी सहयोगी की तरह आई थी। सीजर, जो अब रोम का निर्विवाद शासक बन चुका था, ने उसके और उसके पूरे दल के रहने के लिए शहर के बाहर अपनी एक शानदार विला में व्यवस्था की। क्लियोपैट्रा का रोम आना सिर्फ एक प्रेम कहानी का अगला अध्याय नहीं था, ये एक बहुत ही सोचा समझा राजनीतिक कदम था। वो रोम के लोगों को और खासकर रोम की सीनेट को ये दिखाना चाहती थी कि वो कौन है और उसका बेटा किसका वारिस है। वो अपने बेटे सिजेरियन को जूलियस सीजर के एकमात्र जैविक पुत्र के रूप में स्थापित करना चाहती थी। लेकिन रोम अलेक्जेंड्रिया नहीं था। रोम एक गणतंत्र था, कम से कम नाम के लिए, जहां राजा या रानी जैसे शब्दों से नफरत की जाती थी। रोमन समाज बहुत ही रूढ़िवादी और पितृसत्तात्मक था, जहां महिलाओं की जगह घर में मानी जाती थी। ऐसे में एक विदेशी, एक पूर्वी और एक इतनी शक्तिशाली और स्वतंत्र महिला का रोम में आना एक बहुत बड़े स्कैंडल और विवाद का कारण बन गया। रोम के लोग क्लियोपैट्रा को शक और नफरत की नज़र से देखते थे। उन्हें लगता था कि ये एक खतरनाक जादूगरनी है जिसने उनके महान नायक जूलियस सीजर को अपने जाल में फंसा लिया है। उन्हें डर था कि क्लियोपैट्रा के प्रभाव में आकर सीजर रोम के गणतंत्र को खत्म कर देगा और खुद को एक राजा घोषित कर देगा, जैसा कि पूरब के देशों में होता था। क्लियोपैट्रा के व्यवहार ने भी इन डरों को कम करने में कोई मदद नहीं की। वो एक रानी की तरह रहती थी। वो अपने महल में एक डेली की तरह लोगों से मिलती थी। इन सब विवादों के बावजूद सीजर क्लियोपैट्रा और अपने बेटी के प्रति समर्पित था।
वो पब्लिकली सिजेरियन को अपना बेटा मानता था, लेकिन वो भी ये जानता था कि रोम अब भी एक बच्चे, और वो भी एक विदेशी माँ से पैदा हुए बच्चे को अपना उत्तराधिकारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए उसने अपनी वसीयत में अपने पोते भांजे, एक युवा लड़के ऑक्टेवियन को गोद लेकर अपना मुख्य उत्तराधिकारी बनाया। ये क्लियोपैट्रा के लिए एक झटका रहा होगा, लेकिन वो उम्मीद कर रही थी कि समय के साथ वो सीजर को अपना मन बदलने के लिए मना लेगी। लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसका ये सपना एक बहुत ही भयानक अंत की ओर जा रहा है। 15 मार्च 44 ईसा पूर्व, द आइड्स ऑफ मार्च के दिन रोम की सीनेट हॉल में जूलियस सीजर की हत्या कर दी गई। इस एक घटना ने क्लियोपैट्रा की पूरी दुनिया को चकनाचूर कर दिया। उसका रक्षक अब मर चुका था। वो और उसका बेटा अब रोम में अकेले और असुरक्षित थे। क्लियोपैट्रा को अपनी और अपने बेटे की जान बचाने के लिए चुपचाप रात के अंधेरे में रोम से भागना पड़ा। वो एक हारी हुई, टूटे हुए दिल वाली रानी के रूप में मिस्र वापस लौट गईं। लेकिन क्लियोपैट्रा हार मानने वालों में से नहीं थी। रोम अब एक और ग्रह युद्ध की आग में जलने वाला था, और क्लियोपैट्रा जानती थी कि इस आग की राख से जो भी नया विजेता उभरेगा, उसे मिस्र की दौलत की जरूरत होगी। चैप्टर नंबर 5, पूरब का नया बादशाह, जब एंटनी क्लियोपैट्रा के जाल में फंसा। सीजर की हत्या ने रोम को अराजकता में झोंक दिया। इस युद्ध के मुख्य प्लेयर थे एक तरफ सीजर के हत्यारे ब्रूटस और कैसियस, और दूसरी तरफ सीजर के वफादार मार्क एंटनी और ऑक्टेवियन। क्लियोपैट्रा ने इस दौरान समझदारी से खुद को दूर रखा और सही मौके का इंतजार किया। अंततः एंटनी और ऑक्टेवियन ने जीत हासिल की और साम्राज्य को आपस में बांट लिया। ऑक्टेवियन को पश्चिम मिला और एंटनी को पूरब, जिसमें मिस्र भी शामिल था। मार्क एंटनी एक शानदार सैनिक था, लेकिन वो ऐशो आराम और खूबसूरत महिलाओं का शौकीन भी था। वो भावनाओं में बह जाने वाला इंसान था। जब एंटनी को फारस के खिलाफ युद्ध के लिए पैसे की जरूरत पड़ी, तो 31 ईसा पूर्व में उसने क्लियोपैट्रा को तार्सस में तलब किया। क्लियोपैट्रा ने फैसला किया कि वो एंटनी के पास एक फरियादी की तरह नहीं, बल्कि एक डेली की तरह जाएगी। उसने जो किया वो इतिहास के सबसे भव्य प्रवेशों में से एक है। वो सिडिन्स नदी पर एक ऐसी अविश्वसनीय नाव पर सवार होकर आए जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। नाव का पिछला हिस्सा सोने का था, पाल बैंगनी थे और पतवारें सिल्वर की थीं। क्लियोपैट्रा खुद प्रेम की देवी वीनस के वेश में लेटी हुई थीं, और नाव से ऐसी खुशबू आ रही थी जो पूरे शहर में फैल गई। मार्क एंटनी क्लियोपैट्रा की इस शान शौकत और बुद्धिमत्ता से पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गया। वो उसी एक शाम में उसके प्यार में पड़ गया। वो क्लियोपैट्रा के साथ अलेक्जेंड्रिया चला गया और वहां उसने कई महीने ऐशो आराम में बिताए। ये क्लियोपैट्रा की एक और विशाल जीत थी। उसने फिर से दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसानों में से एक को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया था। ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये एक पार्टनरशिप थी। क्लियोपैट्रा को एंटनी की सेना चाहिए थी और एंटनी को मिस्र की दौलत। वे दोनों मिलकर पूरब के नए बादशाह और रानी बन गए थे। उनके 3 बच्चे भी हुए। ऐसा लग रहा था कि क्लियोपैट्रा का पुराना सपना फिर से जिंदा हो गया है। लेकिन वो भूल गए थे कि रोम में ऑक्टेवियन उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। चैप्टर नंबर 6, अलेक्जेंड्रिया का स्वर्ण युग, जब विलासिता और ज्ञान एक हुए। मार्क एंटनी और क्लियोपैट्रा की जोड़ी ने अलेक्जेंड्रिया को दुनिया का सबसे चकाचौंध भरा शहर बना दिया था। ये सिर्फ राजनीति का केंद्र नहीं था, बल्कि ये विलासिता और भोग विलास की पराकाष्ठा थी। क्लियोपैट्रा और एंटनी ने मिलकर एक क्लब बनाया था जिसका नाम था इनिमिटेबल लिवर्स, यानी अद्वितीय जीवन जीने वाले। इस क्लब का एकमात्र उद्देश्य था हर दिन को ऐसे जीना जैसे कि वो आखिरी हो। हर रात शाही महल में ऐसी दावतें होती थीं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल था। कहा जाता है कि एक बार क्लियोपैट्रा ने एंटनी से शर्त लगाई थी कि वो एक ही दावत में 10 मिलियन सेस्टेसीज, रोमन मुद्रा, खर्च कर सकती है। एंटनी को लगा यह असंभव है। दावत के अंत में क्लियोपैट्रा ने अपने कान से एक बेशकीमती मोती निकाला, उसे सिरके के प्याले में घोला और उसे पी गई। वो मोती उस समय की दुनिया का सबसे कीमती मोती माना जाता था। इस एक घूंट के साथ ही उसने वो शर्त जीत ली। लेकिन क्लियोपैट्रा सिर्फ दावतें नहीं दे रही थी, वो अपनी शक्ति को मजबूत कर रही थी। उसने एंटनी से 3 बच्चे पैदा किए, जुड़वा बच्चे अलेक्जेंडर हेलियोस और क्लियोपैट्रा सेलीन, और बाद में एक बेटा टोलेमी फिलाडेल्फिस। इन बच्चों के नाम ही उनकी महत्वाकांक्षा को दर्शाते थे। हेलियोस का अर्थ था सूरज और सेलीन का अर्थ था चंद्रमा। वो अपने बच्चों को पूरी दुनिया का शासक बनाना चाहती थी। अलेक्जेंड्रिया इस समय ज्ञान का भी केंद्र था। क्लियोपैट्रा खुद विज्ञान, दर्शन और चिकित्सा में रुचि रखती थी। वो अक्सर महान विद्वानों के साथ घंटों बहस करती थी। उसने अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी को और भी समृद्ध किया। एंटनी ने उसे उपहार के रूप में पेर्गमिम की लाइब्रेरी से 2 लाख किताबें दी थीं।
ये दिखाता है कि क्लियोपैट्रा के लिए ज्ञान ही असली शक्ति थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक काला साया मंडरा रहा था। रोम में ऑक्टेवियन इस सब को देख रहा था। वो एंटनी को एक ऐसे इंसान के रूप में पेश कर रहा था जो एक विदेशी रानी के जादू में फंसकर अपनी रोमन पहचान खो चुका है। वो कह रहा था कि एंटनी अब एक रोमन जनरल नहीं रहा, बल्कि वो एक मिस्र की चुड़ैल का गुलाम बन गया है। चैप्टर नंबर 7, एलेक्जेंड्रिया का दान, जब दुनिया को बांटने की कोशिश की गई। 34 ईसा पूर्व में एक ऐसी घटना हुई जिसने रोम और मिस्र के बीच के तनाव को अंतिम सीमा तक पहुंचा दिया। इसे इतिहास में डोनेशंस ऑफ एलेक्जेंड्रिया के नाम से जाना जाता है। एलेक्जेंड्रिया के विशाल जिम्नेजियम में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। क्लियोपैट्रा और एंटनी चांदी के ऊंचे सिंहासनों पर बैठे थे। इस समारोह में एंटनी ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने उन जमीनों को जिन्हें रोम ने बड़ी मुश्किल से युद्धों में जीता था, क्लियोपैट्रा और उसके बच्चों के बीच बांट दिया। उसने क्लियोपैट्रा को क्वीन ऑफ किंग्स यानी राजाओं की रानी और सिजेरियन को किंग ऑफ किंग्स यानी राजाओं का राजा का खिताब दिया। उसने अपने और क्लियोपैट्रा के बच्चों को आर्मेनिया, मीडिया और पार्थिया जैसे विशाल क्षेत्रों का शासक बना दिया। ये रोम के लिए सबसे बड़ा अपमान था। रोमन सेनेट के लिए स्वीकार करना असंभव था कि एक रोमन जनरल अपनी मर्जी से रोमन साम्राज्य की जमीनें एक विदेशी रानी को दान कर दे। रोमन सेनेट ने उसका ऐसे मजाक उड़ाया जैसे एंटनी रोम की राजधानी को ही अलेक्जेंड्रिया ले जाना चाहता है। लेकिन ऑक्टेवियन के पास एक और तुरुप का इक्का था। उसने मार्क एंटनी की वसीयत को गैर कानूनी तरीके से हासिल किया और उसे रोम की सेनेट में सबके सामने पढ़ा। उस वसीयत में एंटनी ने लिखा था कि उसकी मृत्यु के बाद उसे रोम में नहीं बल्कि अलेक्जेंड्रिया में क्लियोपैट्रा के पास दफनाया जाए। रोमन लोगों के लिए ये अंतिम सबूत था कि एंटनी अब उनका नहीं रहा, वो पूरी तरह से मिस्र का हो चुका था। ऑक्टेवियन बहुत चतुर था। उसने एंटनी के खिलाफ वर्त की घोषणा नहीं की, क्योंकि वो जानता था कि एक रोमन जनरल के खिलाफ वर्त छेड़ना गृह युद्ध कहलाएगा और जनता इसे पसंद नहीं करेगी। इसके बजाय उसने वर्त की घोषणा की क्लियोपैट्रा के खिलाफ। उसने इसे रोम बनाम मिस्र का वर्त बना दिया। उसने इसे सभ्यता बनाम बर्बरता का वर्त करार दे दिया। अब कासा फेंका जा चुका था। दुनिया की दो सबसे बड़ी शक्तियां एक दूसरे से टकराने वाली थीं। चैप्टर नंबर 8, शब्दों का युद्ध और प्रोपेगेंडा की जीत। युद्ध के मैदान में उतरने से पहले ऑक्टेवियन ने प्रोपेगेंडा के मैदान में क्लियोपैट्रा को हरा दिया था। उसने क्लियोपैट्रा की ऐसी छवि बनाई जो सदियों तक इतिहास में बनी रही, एक ऐसी औरत जो सिर्फ अपने जिस्म और जादू के दम पर पुरुषों को वश में करती है। उसने उसे मिस्र की विष कन्या कहा। उसने कहानियां फैलाईं कि क्लियोपैट्रा जहरीले प्रयोग करती है और इंसानों पर जहर का परीक्षण करती है। रोम की गलियों में अफवाह उड़ाई गई कि क्लियोपैट्रा रोम के मंदिरों को ध्वस्त कर देगी और वहां मिस्र के पशु देवताओं की मूर्तियां स्थापित कर देगी। रोमन कवि और लेखक जो ऑक्टेवियन के प्रभाव में थे, उन्होंने क्लियोपैट्रा के खिलाफ नफरत भरे लेख लिखे। दूसरी तरफ क्लियोपैट्रा और एंटनी भी चुप नहीं थे। उन्होंने भी अपना प्रोपेगेंडा चलाया। उन्होंने खुद को देवता डायनाइसिस और देवी आइसिस के अवतार के रूप में पेश किया। उन्होंने सिक्कों पर अपनी तस्वीरें छपवाईं और पूर्व के राजाओं का समर्थन हासिल किया। लेकिन रोम की जनता पर ऑक्टेवियन की पकड़ मजबूत थी। एंटनी के कई पुराने साथी उसे छोड़कर ऑक्टेवियन की तरफ लाने लगे। उन्हें लग रहा था कि एंटनी अब वो महान सेनापति नहीं रहा जो वो कभी था। वो देख रहे थे कि युद्ध की रणनीतियों में भी क्लियोपैट्रा का दखल बढ़ रहा था, जो रोमन सैनिकों को पसंद नहीं आ रहा था। एंटनी दो नावों पर सवार था। एक तरफ उसका रोमन गौरव था और दूसरी तरफ क्लियोपैट्रा के प्रति उसका जुनून, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होने वाली थी। चैप्टर नंबर 9, टाइटन्स का टकराव, एक्टियम का युद्ध। 31 ईसा पूर्व का वो साल था जब इतिहास की सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाइयों में से एक होने वाली थी, बैटल ऑफ एक्टियम। ग्रीस के तट पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। मार्क एंटनी और क्लियोपैट्रा के पास लगभग 500 विशाल जहाज थे, जबकि ऑक्टेवियन के पास 400 छोटे लेकिन बहुत तेज जहाज थे। एंटनी के पास एक विशाल थल सेना भी थी, लेकिन क्लियोपैट्रा ने जिद की कि युद्ध समुद्र में लड़ा जाना चाहिए। ये उसकी सबसे बड़ी सामरिक गलती मानी जाती है। 2 सितंबर को युद्ध शुरू हुआ। समुद्र का पानी खून से लाल हो गया। ऑक्टेवियन के जहाज़ों ने अपनी फुर्ती से एंटनी के भारी जहाज़ों को घेर लिया। तभी युद्ध के बीच में एक ऐसी घटना हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। क्लियोपैट्रा, जो अपने 60 जहाज़ों के साथ पीछे खड़ी थी, अचानक युद्ध का मैदान छोड़कर मिस्र की तरफ भागने लगी। जब एंटनी ने ये देखा तो उसने भी अपनी लड़ती हुई सेना को छोड़ दिया और अपनी रानी के पीछे भाग निकला। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। क्या वे हार देख चुके थे या क्या ये पहले से तय की गई कोई योजना थी?
जो भी हो, लेकिन उस दिन एंटनी ने अपना सम्मान और अपनी सेना दोनों खो दिए। उसकी बची हुई सेना ने ऑक्टेवियन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब क्लियोपैट्रा और एंटनी के पास छिपने के लिए सिर्फ एक ही जगह बची थी, उनका अपना शहर अलेक्जेंड्रिया। लेकिन वे जानते थे कि ऑक्टेवियन अब उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। वो उनके पीछे पीछे मिस्र आ रहा था। चैप्टर नंबर 10, आखिरी मोर्चा, जब अलेक्जेंड्रिया का अंत निकट था। एक्टियम की हार के बाद क्लियोपैट्रा और एंटनी अलेक्जेंड्रिया वापस लौट आए, लेकिन अब वे पहले वाले प्रेमी प्रेमिका नहीं थे। उनके बीच का विश्वास टूट चुका था। एंटनी एक टूटे हुए इंसान की तरह था। उसने खुद को एक अकेले घर में बंद कर लिया और अपनी हार पर विलाप करने लगा। दूसरी तरफ क्लियोपैट्रा एक योद्धा की तरह व्यवहार कर रही थी। उसने अपनी सेना को फिर से संगठित करने की कोशिश की, अपने खजाने को सुरक्षित किया और अपने बच्चों के भविष्य के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी। उन्होंने एक नए क्लब की स्थापना की, जिसका नाम था पार्टनर्स इन डेथ, यानी मौत के साथी। इस क्लब का उद्देश्य था अपनी मौत को गरिमा के साथ स्वीकार करना। वे जानते थे कि ऑक्टेवियन अब उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। क्लियोपैट्रा ने जहरों का परीक्षण करना शुरू कर दिया। वो देखना चाहती थी कि कौन सा जहर सबसे कम दर्दनाक और सबसे तेज मौत देता है। उसने कैदियों पर अलग अलग सांपों के जहर का परीक्षण किया। 30 ईसा पूर्व की गर्मियों में ऑक्टेविया की सेना मिस्र की सीमाओं तक पहुंच गई। एंटनी ने एक आखिरी बार अपनी सेना को युद्ध के लिए मैदान में उतारा, लेकिन उसकी बची खुची सेना ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वे ऑक्टेवियन की तरफ चले गए। अब अलेक्जेंड्रिया पूरी तरह से अकेला था। महल के अंदर क्लियोपैट्रा ने खुद को एक विशाल मकबरे में बंद कर लिया था। उसने वहां अपनी सारी दौलत, सोना, चांदी, मोती और कीमती पत्थर इकट्ठा कर लिए थे। उसने धमकी दी कि अगर ऑक्टेवियन ने उसे या उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया तो वो उस मकबरे को जला देगी और रोम को मिस्र का खजाना कभी नहीं मिलेगा। तभी एक गलतफहमी हुई जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। एंटनी को खबर मिली कि क्लियोपैट्रा ने आत्महत्या कर ली है। इस खबर ने एंटनी को पूरी तरह तोड़ दिया। उसने अपनी तलवार निकाली और अपने पेट में घूंप ली, लेकिन वो तुरंत नहीं मरा। तभी उसे पता चला कि क्लियोपैट्रा अभी भी जिंदा है और अपने मकबरे में है। मरते हुए एंटनी को क्लियोपैट्रा के मकबरे तक ले जाया गया। चूंकि मकबरे के दरवाजे बंद थे, इसलिए क्लियोपैट्रा और उसकी दासियों ने रस्सियों के सहारे एंटनी को खिड़की से ऊपर खींचा। वो दृश्य कितना हृदय विदारक रहा होगा। मिस्र की रानी अपने प्रेमी के खून से लथपथ शरीर को ऊपर खींच रही थी। एंटनी ने क्लियोपैट्रा की बाहों में अपनी आखिरी सांस ली। इतिहास के सबसे महान जनरलों में से एक का अंत एक हारी हुई जंग और एक टूटे हुए दिल से हुआ। चैप्टर नंबर 11, एक आखिरी फिरौन, एक रानी की आखिरी चाल। एंटनी की मृत्यु के बाद क्लियोपैट्रा अब अकेली थी। ऑक्टेवियन ने उसे धोखे से उसके मकबरे में ही पकड़ लिया। वो उसे जिंदा पकड़ना चाहता था ताकि वो उसे रोम ले जा सके और अपनी जीत के जुलूस यानी ट्रायम्फ में एक कैदी की तरह जंजीरों में बांधकर पूरी दुनिया के सामने घुमा सके। क्लियोपैट्रा जानती थी कि ये उसकी सबसे बड़ी हार होगी। वो एक रानी की तरह पैदा हुई थी और वो एक रानी की तरह ही मरना चाहती थी। उसने ऑक्टेवियन से मिलने की अनुमति मांगी। जब वे मिले तो क्लियोपैट्रा ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और अपने आकर्षण से ऑक्टेवियन को प्रभावित करने की कोशिश की। उसने सीजर के पुराने पत्र दिखाए और उसे ये समझाने की कोशिश की कि वो रोम की दुश्मन नहीं है। लेकिन ऑक्टेवियन सीजर या एंटनी की तरह नहीं था। वो बहुत ही ठंडा और चतुर इंसान था। उसने क्लियोपैट्रा की बातों को सुना, लेकिन उसके मन में कोई दया नहीं थी। उसने क्लियोपैट्रा को आश्वासन दिया कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन क्लियोपैट्रा समझ गई कि वो उसे रोम में अपमानित करने की योजना बना रहा है। 12 अगस्त 30 ईसा पूर्व का वो दिन था। क्लियोपैट्रा ने एक भव्य स्नान किया, एक शानदार शाही पोशाक पहनी और अपनी दासियों आइरिस और चार्मियन के साथ एक आखिरी शाही दावत का आनंद लिया। उसने ऑक्टेवियन को एक पत्र भेजा और उससे अनुरोध किया कि उसे एंटनी के साथ दफनाया जाए। जब ऑक्टेवियन ने ये पत्र पढ़ा तो वो तुरंत समझ गया कि क्लियोपैट्रा क्या करने वाली है। उसके सैनिक तुरंत महल की ओर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब उन्होंने मकबरे का दरवाजा तोड़ा तो उन्होंने देखा कि क्लियोपैट्रा अपने सुनहरे बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसने अपनी शाही पोशाक और मुकुट पहन रखा था। उसकी दोनों दासियां भी उसके पैरों के पास मर चुकी थीं। किंवदंती है कि क्लियोपैट्रा ने एक टोकरी में मंगाए गए जहरीले सांप एस्प से खुद को डसवाया था। कुछ लोग कहते हैं कि उसने अपने बालों के कांटे में जहर छिपा रखा था। उसकी मृत्यु की असली वजह आज भी एक रहस्य है,
लेकिन उसने अपनी आखिरी चाल में ऑक्टेवियन को हरा दिया था। उसने उसे अपनी जीत के जुलूस में अपमानित करने का मौका नहीं दिया। वो अपनी शर्तों पर एक रानी की तरह मरी। चैप्टर नंबर 12, एक युग का अंत और बच्चों का भाग्य। क्लियोपाट्रा की मृत्यु के बाद मिस्र का 3000 साल पुराना फिरौन का इतिहास हमेशा के लिए खत्म हो गया। मिस्र अब एक स्वतंत्र देश नहीं रहा, बल्कि वो रोम का एक प्रांत बन गया। ऑक्टेवियन, जो अब अगस्टस के नाम से जाना जाने वाला था, उसने मिस्र की दौलत से रोम को माला माल कर दिया। लेकिन क्लियोपाट्रा के बच्चों का क्या हुआ? सबसे दुखद भाग ये रहा सीजेरियन का। क्लियोपाट्रा ने उसे भारत भेजने की कोशिश की थी ताकि वो बच सके, लेकिन ऑक्टेवियन के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। ऑक्टेवियन ने कहा था कि दुनिया में बहुत सारी सीजर नहीं हो सकते हैं, और उसने उस 17 वर्षीय लड़के की हत्या करवा दी। एंटनी और क्लियोपाट्रा के बाकी 3 बच्चों यानी एलेक्जेंडर हेलियोस, क्लियोपाट्रा सेलीन और टॉलेमी फिलाडेल्फियस को जंजीरों में बांधकर रोम ले जाया गया। उन्हें ऑक्टेवियन की जीत के जुलूस में घुमाया गया। बाद में उन्हें ऑक्टेवियन की बहन ऑक्टेविया, जो एंटनी की पहली पत्नी थी, उसने पाला पोसा। क्लियोपाट्रा सेलीन बाद में मॉरिटेनिया की रानी बनी, लेकिन उसके भाइयों का इतिहास में कोई और जिक्र नहीं मिलता। वे शायद गुमनामी में ही मर गए। निष्कर्ष: क्लियोपेट्रा की विरासत, इतिहास की सबसे महान राजनेता। क्लियोपेट्रा की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, और ना ही ये सिर्फ एक दुखद अंत वाली कहानी है। ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपने समय के सबसे शक्तिशाली पुरुषों और सबसे बड़े साम्राज्यों को चुनौती दी। वो एक महान रणनीतिकार थी, एक भाषाविद थी, एक अर्थशास्त्री थी और एक माँ थी जिसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। इतिहास ने अक्सर क्लियोपेट्रा के साथ न्याय नहीं किया है। सदियों तक उसे सिर्फ एक सुंदर और चतुर महिला के रूप में दिखाया गया है, लेकिन आधुनिक इतिहासकार उसे एक बहुत ही सक्षम शासक के रूप में देखते हैं। उसने अकाल के समय अपने लोगों को अनाज दिया, उसने मिस्र की अर्थव्यवस्था को संभाला और उसने लगभग 20 सालों तक अपने देश की स्वतंत्रता को बचाए रखा। क्लियोपेट्रा आज भी हमारे बीच जिंदा है, फिल्मों में, नाटकों में और किताबों में। वो महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा प्रतीक है जो हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपनी बुद्धि और अपनी हिम्मत से हम अपना रास्ता खुद बना सकते हैं। वो मिस्र की आखिरी फिरौन थी, लेकिन वो इतिहास की पहली और सबसे महान ग्लोबल सेलिब्रिटी भी थी। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सत्ता, प्यार और महत्वाकांक्षा का खेल कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये हमें ये भी सिखाती है कि हार और जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी गरिमा को कैसे बनाए रखते हैं। क्लियोपेट्रा हार गई, लेकिन वो कभी झुकी नहीं, और इसीलिए आज 2000 साल बाद भी हम उसकी कहानी सुना रहे हैं। उम्मीद है आपको क्लियोपेट्रा की ये असली कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही और ऐतिहासिक किरदारों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि क्लियोपेट्रा के जीवन का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। धन्यवाद।